तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, F इज इक्वल टू एम ए। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि 100, अगर मैं 5a देखता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। आपको सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड्स लगता हुआ दिख रहा है, जो कि इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ की वजह से। एक्स एक्सिस में ही मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, पर ये जो फोर्स F मैंने सामने की तरफ लगाया उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए देखोगे तो आप देखोगे कि इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना? देखो ऊपर यहाँ पे स्पीड का एक येलो कलर का ये जो वेक्टर है ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वेक्टर की लेंथ भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो स्क्वायर की पावर से बढ़ता है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे भागता जाएगा। तो अगर कोई पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को चलाने की सोच रहा है तो उसको उसके साथ साथ और भी तेज़ी से भागते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स कहाँ से लग रहा है, एक बार के लिए ये भूल जाओ और सिर्फ बात करते हैं कि कांस्टेंट फोर्स करता क्या है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेट करेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये 10 सेकंड बाद कहाँ पहुंचेगा, तो आप बड़े सिंपली इस एक्सेलरेशन को यूज़ करते हुए आप इसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। आप कह सकते हो कि अज्यूमिंग कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड पे था, तो 10 सेकंड के बाद इसका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि हाफ इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 1000 मीटर्स। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर इस एक्सेलरेशन का ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 10 सेकंड बहुत कम टाइम है 1 किलोमीटर कवर करने के लिए। जिसका मतलब है प्रोबेबली हमारी कार्स जो हैं वो इतना एक्सेलरेट नहीं करती। इनफैक्ट ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन 2g एक्सेलरेशन है, 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। जब आप सामने की तरफ जाओगे तो आपको अपनी सीट की तरफ धक्का लगेगा, और ये 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यूजुअली अच्छे एयरप्लेन्स में ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम लोग आज कैलकुलेशन पे भी फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली काम आज का यही है कि मैं नॉर्मल के और टेंशन के केसेस आपके निपटवा दूँ, ऑलराइट। ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं HCV में से, तो आपसे मैं थोड़ा सा होमवर्क भी देना शुरू कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, पर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दूंगा सो दैट यू नो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़। चलिए, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक HCV का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टकले आदमी पे रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, और ये रेन ड्रॉप्स आपके 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करते हुए नीचे आ रही हैं। एक वैसे आपको मैं आइडिया दे दूँ कि इससे जब हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो बहुत छोटी सी आएगी, और इस वजह से हमको रेन ड्रॉप्स चोट नहीं पहुँचाती। बट अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और हम लोग सोचें कि 1 किलोमीटर की हाइट से रेन ड्रॉप्स गिरती हैं और उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन में आपको आइडिया दे दूँ कि अगर मैं v² माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगाऊँ, और मैं बोलूँ कि इनिशियली रेन ड्रॉप 0 वेलोसिटी पे थी और फाइनल वेलोसिटी उनकी हो जाएगी रूट ऑफ 2 ग्रेविटी का 10 और 1 किलोमीटर की हाइट, जो कि एक बहुत ही हम्बल हाइट ली है मैंने, ठीक है। रेन ड्रॉप्स की हाइट और ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, पर ये एक बहुत एवरेज नंबर है। तो इसका आंसर देखो क्या आता है, ये आता है 100√2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 140 मीटर पर सेकेंड हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये जो 30 मीटर पर सेकंड का नंबर है ये बहुत छोटा है, और ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से इतना छोटा है, और ये एयर रेजिस्टेंस ही इन रेन ड्रॉप्स को हमारी जान लेने से बचाती हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक्सेलरेशन का एस्टिमेट दिया है, और वो ये दिया है कि अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड। तो आप सिंपली ऐसे सोचो कि v वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ आ रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस टाइम पे ये डिस्टेंस कवर करती है 1 मिलीमीटर का, और इसका मास हमको दिया हुआ है 4 mg। आपको पता ही होगा कि केजी में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 kgs बनेगा, और केजी में करना ज़रूरी है ताकि आंसर आपका न्यूटन्स में है। तो अब आपको सिर्फ इसका एक्सेलरेशन से फोर्स निकालना है। m आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, m की वैल्यू यहाँ लिख दी, और एक्सेलरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो v² माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, है ना, ये आ जाएगा इससे। तो आपको यहाँ पे s की वैल्यू को भी 10⁻³ मीटर लिखना पड़ेगा, यू स्क्वायर की वैल्यू को 30 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करके कर सकता। तो अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा, और इसका आंसर भी चेक करने के लिए आप बुक ले ही लो, HCV इज़ अ वेरी गुड बुक। सो आई कॉन्ट डू एवरीथिंग फ्रॉम दैट बुक, वरना वर्मा सर बुरा मान जाएंगे कि तुम मेरी पूरी बुक ही ऑनलाइन पढ़ा देते हो, ये बोलना चाहिए था। बेसिकली ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप इसको जानते हो कि इस तरफ जब 2 kg पे लगेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ऑन 2/3, और जब ये यहाँ 3 kg पे लगेगा तो आप इसको बोलोगे नॉर्मल ऑन 3/2। ये सब हम कर चुके हैं। इस वैल्यू को मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल किस तरीके से टूटा, डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हुआ। तो तरीका बड़ा सिंपल है। आप जानते हो कि ज़मीन स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन की कहानी अभी तक मैं लेके आया नहीं हूँ, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट स्मूथली इस 5 kg के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ज़मीन से तो किसी पे इंडिपेंडेंट
फ्रिक्शन है नहीं, ना 2 पे ना 3 पे। तो जब ये 5 kg के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी 100/5 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, जो हमने ऊपर निकाला था। और अब आप जानते हो कि 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है, अगर सिर्फ इसकी मैं बात करता और मैं पूछता कि एक 2 kg के ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स जो होगा वो खाली N23 लगा रहा होगा ऑन 2/3। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 20 × 2 40 न्यूटन्स। तो आप जानते हो कि ये 40 न्यूटन्स जब इस पे लगेगा तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। यही 40 न्यूटन्स जब इस पे लगेगा तो आप देखो कि इस पे 100 - 40 एक नेट फोर्स 60 न्यूटन का बचता है। और जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो इसका एक्सेलरेशन भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये फोर्सेस इसी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं जितना जितना रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस केस में इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल आया कितना आया, 40 न्यूटन आया। ऑलराइट, यही अगर सिस्टम उल्टा होता, यही अगर 2 kg वाले ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा होता, तो क्या इस बार भी नॉर्मल की वैल्यू सेम आती इन दोनों के बीच में? आनी चाहिए क्या? चेक करो, चेक करें। कैसे चेक करें? आप बोलो कि अभी भी इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 kg वाले पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोल सकते हैं N32, और बदले में इसका जो थर्ड लॉ का रिएक्शन फोर्स होगा वो इस पे लग रहा होगा N23। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व कर लो। आप बोलो कि अगर मैं 3 kg की बात करता हूँ तो इस पे खाली एक फोर्स होता है N32। जो एज वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि उन पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता है। आप अगर 2 kg वाले को भी सॉल्व करना चाहोगे तो आपको इस पे 2 फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, इधर 100 और इधर N23। और आपको एक्सेलरेशन सिस्टम का पता ही होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर 5 kg के सिस्टम पे 100 लग रहा है तो एक्सेलरेशन वही आया इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि N32 इज द ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑन 3 kg ब्लॉक। तो आपका N32 का वैल्यू अपने आप 60 न्यूटन आ जाता है, और वही 60 यहाँ पे भी लग सकता है। तो आप देख सकते हो 100 - N23 इज इक्वल टू 2 × 20। तो आपका यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, N23 इज इक्वल टू 100 - 40 60। तो इस बार इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन अलग हो गया। पिछली बार हमारा आंसर 40 आया था, इस बार 60 आया है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें 2 kg वाला 3 kg को पुश कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए। पिछली बार 3 kg वाला 2 kg को पुश कर रहा था आगे बढ़ाने के लिए। तो किसको पुश कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर मैं इसको थोड़ा और ड्रामेटिक कर देता, आप इसको ऐसे सोचो कि एक फ्रिज है और एक उस फ्रिज का जो कवर होता है, जो गत्ते का डब्बा होता है वो है। तो आपका फ्रिज जो है वो तो 40 किलो का होगा और गत्ते का डिब्बा जो होगा वो 1 किलो से ज़्यादा का होगा नहीं। तो जब आप उसको यहाँ से मूव कर रहे हो, यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि दोनों चीज़ें मूव कर जाएंगी। लेट्स से कि आपने 41 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, तो इससे क्या होगा? इससे 41 kg के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इस ऑब्जेक्ट पे, गत्ते वाले डब्बे पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? वो 1 kg के डब्बे को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 1 न्यूटन आएगा, है ना। 1 न्यूटन यहाँ लिख देता हूँ। पर अगर यही उल्टा होता, यही 41 न्यूटन तुम इस पे लगाते और फिर तुम नॉर्मल रिएक्शन पूछते, तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती 40 न्यूटन, क्योंकि 40 kg को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट कराने के लिए ये 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा। जिसका मतलब है हमारा जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से 40 और यहाँ से 41 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता, और बेसिकली इसके एक्सेलरेशन को हटा दे तो इस पर 40 न्यूटन का ये एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट हो जाता दोनों तरफ से, तो ये गत्ता तो पिचक ही जाता। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि इस सिस्टम को यहाँ से पुश करोगे तो गत्ता आराम से मूव करेगा बिना पिचके, जबकि यहाँ से मूव करोगे तो ये गत्ता पिचक जाएगा क्योंकि वो 40 न्यूटन का फोर्स नहीं झेल सकता। समझ रहे हो इस बात को? तो नॉर्मल रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, याद रखना है इसको। डायरेक्शन के साथ साथ फिर ये भी बात हो जाती है कि क्या ये एंगल पे डिपेंड करता है, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को। आप इसका एक केस और लो, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, शायद वो केस मैंने बनाया नहीं है, हाँ। और वो केस ये है कि अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से रख दूँ और फिर इन पे ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊँ। कितना फोर्स लगाया मैंने? 100 न्यूटन का। तो अगर मैं यहाँ पे इन पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो आप देखो कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन सेम आता है कि अलग आता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन और इस सिचुएशन में कंपैरिजन करके देखना, ठीक है। मैं भी यहाँ पे एक 37 डिग्री का केस करके तुमको बताता हूँ। तो इस 37 डिग्री के केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे कि इस बार ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहे हो आप, तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट है जो 37 डिग्री पे लगता है, जो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लास्ट क्लासेस में हम बार बार कर चुके हैं इस चीज़ को, तो मैं बोल ही देता हूँ कि ये जी sin 37 की वैल्यू है ना। चलिए, अब अगर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इधर है तो 30 kg वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी जो लग रही होगी वो लग रही होगी 3 × 6 18 न्यूटन्स की। और सिमिलरली 2 kg वाले ब्लॉक पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो लग रही होगी 2 × 6 12 न्यूटन। जिसका मतलब है कि इस पूरे 5 kg के सिस्टम पे जो ग्रेविटी लग रही होगी वो लग रही होगी 18 + 12 यानी कि 30 न्यूटन्स। तो अब हम बोलेंगे कि 5 kg के सिस्टम पे ग्रेविटी लग रही है 30 न्यूटन, बाहर से हमने इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया,
तो 70 न्यूटन का नेट जो फोर्स है वो इसका एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा और वो इस तरफ हो जाएगा जिस तरफ 100 न्यूटन है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस 70 न्यूटन को टेक्निकली ऐसे लिख रहे हो 100 माइनस 30, है ना। तो आपने यहाँ पे 100 वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और 30 वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसलिए उसको -30 लिखा। तो एक्सेलरेशन का अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो इसका मतलब है कि वो 100 वाले के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग हर बार कोशिश ये करते हैं कि बड़े वाले फोर्स को लेफ्ट में लिखें, बड़े वाले फोर्स को पॉजिटिव माने, तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में मिल जाए हमको। तो यहाँ पे 70/5 का आंसर आ जाता है 14। तो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर आप नॉर्मल की वैल्यू पूछोगे तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे कि 2 kg वाले ऑब्जेक्ट पे यहाँ से नॉर्मल जो लग रहा होगा उसको मैं n/2/3 लिखूंगा, और इस पे 12 न्यूटन भी लग रहा है ग्रेविटी का, और n23 भी लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाना चाहिए, राइट। व्हाट डू यू थिंक, क्या इसकी नॉर्मल की वैल्यू इस ऊपर वाले केस के नॉर्मल की वैल्यू से अलग आएगी या सेम आएगी? चेक करते हैं। 14 न्यूटन आ गया तो बढ़िया लगेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके सॉल्व कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग अगर सिर्फ 2 kg वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो 2 kg वाले पे ग्रेविटी का था 2 × 6 12। एक नॉर्मल जो लग रहा था वो थोड़ा ज़्यादा होगा n/2/3, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाइस। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, n23 विल बी इक्वल टू 12 प्लस 14 × 2 इज़ व्हाट 38, सॉरी 28, और इससे आपका जो आंसर आया वो आ गया 40 न्यूटन। ओ माय गॉड, ग्रेविटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, नॉर्मल की वैल्यू फिर से सेम आ गई। अजीब लग रहा है मुझे भी। एक और केस देखते हैं, इस वाले केस में भी देखते हैं क्या ये सेम आंसर आता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको पता है कि ग्रेविटी भी इस पूरे सिस्टम पे 5 किलो के सिस्टम पे जो ग्रेविटी है वो 5 इंटू इस बार 53 डिग्री है, तो जी साइन थीटा की वैल्यू 8 है, तो 5 × 8 यानी कि 40 न्यूटन की ग्रेविटी है, और 100 न्यूटन ये ऊपर से और लग रहा है। तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आपका स्टेप 1 हमेशा यही होता है कि आप सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं, है ना। मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, स्टेप 1 इज फाइंडिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आप बोलोगे कि 100 + 40 इज इक्वल टू 5 × a, और यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 140/5 विल बी इक्वल टू 28 न्यूटन, है ना, न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 तो वो पहले से दे ही रहा था हमको, फोर्स ग्राउंड पे भी दे रहा था ना, ये अमाउंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन का एक्सेलरेशन, और ये 8 इसका ग्रेविटी है, तो ऑब्वियसली 20 और 8 28 लग गया इस पर, तो काम तो हो गया हमारा। अब हम स्टेप 2 अगर देखते हैं कि इनके बीच के नॉर्मल रिएक्शन का क्या, तो स्टेप 2 में आप 2 kg को सॉल्व करो अगेन, जो कि बाहर वाली दूर वाली साइड है। देखो अप्लाइड फोर्स इस पे है तो इस पे रिएक्शन लगेगा, दो फोर्सेस कैलकुलेट क्यों करें, हम सिर्फ एक फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो यहाँ लग रहा है, जो अगेन n23 है, क्योंकि n32 की वैल्यू भी वही आएगी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि n23 इज इक्वल टू 2 × a, पर ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने n23 अकेला ले लिया, जबकि 2 पे एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा? 2 पे लग रहा है हमारा ग्रेविटेशन का फोर्स। तो एक्सेलरेशन तो लिख देंगे हम यहाँ पे, ग्रेविटेशन का फोर्स जो नीचे लग रहा है वो है 2 × 8 16 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। ये इसका mg sin 53 है, जो मैंने ऐसे लिख दिया जल्दी से। तो n23 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2 × 28 माइनस 2 × 8 कितना होता है यार 28 × 2 56 माइनस 16, आंसर फिर से 40 न्यूटन आ गया। अब आप नॉर्मल की एक बात समझ रहे होगे, नॉर्मल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ग्रेविटी कितनी लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। मतलब आप इस केस में भी अगर निकालोगे तो इसका नॉर्मल 40 आएगा, और अगर नॉर्मल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो नॉर्मल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया पे। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको यहाँ पे समझना है, और ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसका फोर्स डिफाइन करता है। इनर्शिया इज बेसिकली द इनर्शियल मास। जब आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पूछते हो तो ये जो मास है वो इनर्शियल मास कहलाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन बार बार ट्रांसमिट हो रहा है वो सिर्फ उतना ही हो रहा है जो इस मास को एक्सेलरेट कराने के लिए चाहिए। अब ग्रेविटी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सेम चीज़ टेंशन में भी आ जाती है, अब हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो टेंशन के केस में मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया। तो 100 इज इक्वल टू 10a, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब आप किसी भी केस का नॉर्मल निकालना चाहते हो, जैसे आप यहाँ वाली वॉल्स के बीच में नॉर्मल निकालना चाहते हो, जो कि इधर राइट में अगर मैं लेता हूँ तो ये आएगा n/2/3, और आप इस वाली वॉल पे भी निकालना चाहोगे तो इसको हम बोलेंगे n/3/5। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो? बड़ा सिंपल काम है, आप फ्री बॉडी डायग्राम लो। आप सबसे पहले सबसे बाहर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम शुरू कर लो 2 kg का। तो 2 kg पे खाली एक फोर्स लग रहा है n/2/3, और उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ निकाला है। तो कितना चाहिए? 2 × 10 20 न्यूटन। तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ n23 की वैल्यू 20 न्यूटन होगी।
अब आप 3 kg वाले पे चल सकते हो, और 3 kg वाले पे दो फोर्सेज हैं। 3 kg वाले को धक्का दे रहा है 5/3 और इधर से 2 kg भी रेजिस्ट कर रहा है। वो रेजिस्ट उसका इनर्शिया ही है जो एक धक्के के फॉर्म में इसको फील हो रहा है। एंड ऑन 3/2 जो कि इसी का उल्टा होगा, है ना। तो 3 kg पे N35 की वैल्यू हम जानना चाहते हैं। N32 की वैल्यू इज़ 20 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। और 3 kg का भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 + 20 50। N35 इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स। समझ गए। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका और था, और वो तरीका ये था कि आप ऐसे सोचो कि ये जो 3 और 2 हैं इनको साथ में कंबाइन कर दो। तो आप बोलो कि 3 kg और 2 kg के सिस्टम को फोर्स कौन लगा रहा है, 5 लगा रहा है। N/5 ऑन 3 यही फोर्स है जो इनको मूव करेगा। तो इस 5 kg के सिस्टम को एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देना है, तो N53 की वैल्यू को 50 न्यूटन होना पड़ेगा, क्योंकि वो उन दोनों को धक्का दे रहा है मिला के। तो N53 की वैल्यू 50 न्यूटन ऐसे भी आ जाती है। समझ आ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन हम आगे यूज़ करेंगे। जैसे इस केस की बात करें, तो इस केस में यहाँ पे मैंने नॉर्मल की जगह टेंशन कर दी, और मैंने बोला कि अब अगर मैं सिस्टम को खींच रहा हूँ 100 न्यूटन से, तो टेंशन 1 और टेंशन 2 की वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से करेंगे। कैसे, आप बोलो कि 2 kg वाले को देखो, अभी भी 100 न्यूटन है और टोटल मास 10 kg है, तो अभी भी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg वाले को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है, तो 2 × 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स तो लगाना पड़ेगा। सही है। और 3 और 2 दोनों को मिला के 5 kg के सिस्टम को T1 मूव करवा रहा है। तो 5 kg को एक्सेलरेशन करवाना है अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन। बस आ गए दोनों आंसर। यही सिस्टम में अगर हम उल्टा पुल कर रहे होते तो क्या टेंशन 1 और टेंशन 2 की वैल्यू सेम आती, नहीं आती। क्यों, क्योंकि इस बार आप कहते हैं कि इस बार टेंशन 1 जो है वो 5 kg को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये 50 न्यूटन का वैल्यू होगा। जबकि टेंशन 2 जो है वो इधर 5 और 3 टोटल 8 kg को पुल कर रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप 8 × 10 लिखते हो, जिसका आंसर 80 न्यूटन आ जाता है। तो इस बार टेंशन डिफरेंट है। तो अगर आपके पास ऐसी हल्की रस्सियाँ हैं जो टूट सकती हैं, लेट्स से 50 न्यूटन या 60 न्यूटन की कैपेसिटी की रस्सियाँ हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में पुल करने पे रस्सी नहीं टूटेगी, ऊपर वाले में, जिसमें तुम रस्सियों को हल्के वजन खींचने को बोल रहे हो और सबसे भारी वजन को खुद खींच रहे हो। जबकि अगर आप इस सिस्टम में हल्के वाले को खींचोगे तो सबसे भारी वाले को या इन दोनों को मिला के जब पुल करना पड़ेगा तो 80 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा, जो कि एक रस्सी झेल नहीं पाएगी। समझे। आगे चलते हैं। क्या ग्रेविटी का फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। कैलकुलेट करके बताऊं, नहीं बताऊंगा, कैलकुलेट खुद करो, आंसर सेम आएगा। देखो ऊपर वाली ये वाली सिचुएशन और नीचे वाली ये सिचुएशन, ये दोनों बिल्कुल सेम है, जिसका मतलब है T1 और T2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए विद ग्रेविटी। विद ग्रेविटी बस आपको एक एक फोर्स ऐड करना है, और 30 डिग्री में बहुत सिंपल हो जाता है। ग्रेविटी की वैल्यू इस डायरेक्शन में खाली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो आप जानते हो कि इस पे 10 न्यूटन का, इस पे 3 × 5 15 न्यूटन का, और इस पे 5 × 5 25 न्यूटन का ग्रेविटी लग रहा है। टोटल निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है। जब आप एंगल पे फोर्स लगाते हो तो उसके कुछ कंपोनेंट्स टूट जाते हैं, है ना। तो यहाँ का जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोल सकते हैं F cos थीटा, और ऊपर वाले कंपोनेंट को हमको बोलना पड़ेगा F sin थीटा। तो जब आप इसके सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ से पहले से इस पर mg लग रहा था जो कि 50 न्यूटन था, और ऊपर एक नॉर्मल लग रहा था जो कि पहले उसको बैलेंस कर रहा था, पर अब उस नॉर्मल का एक साथ देने के लिए एक दोस्त आ गया है। तो आप यहाँ पे F cos थीटा से तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालोगे कि F cos थीटा इज गोइंग टू बी ऑन x एक्सिस, और x एक्सिस में इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 × whatever द वैल्यू इज़। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है और फोर्स की वैल्यू 100 है, तो आप यहाँ पे 100 cos 37 से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, जो कि आ जाएगा cos 37 कितना होता है यार, 4/5, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, है ना, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती तो। और दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, दूसरी चीज़ इसका नॉर्मल कम हो जाता है। तो इसका नॉर्मल कैसे कम हो रहा है, क्योंकि अब F sin थीटा भी कंबाइन हो गया है ऊपर के फोर्सेज में। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि F sin थीटा प्लस नॉर्मल विल कंबाइनली मैनेज द वैल्यू ऑफ mg। तो अगेन अगर हम 100 और 37 का ही केस लें तो यहाँ पे F की वैल्यू 100 और sin 37 की वैल्यू 3/5, जिसका आंसर यहाँ पे बनता है 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में mg का फोर्स खुद ही कम है, तो नॉर्मल तो भूल जाओ, 60 न्यूटन वैसे ही ज़्यादा हो गया है mg से। तो इसके मतलब है कि ऑब्जेक्ट अब हवा में उड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करोगे, आप यहाँ पे उल्टा बोलोगे कि F sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू ma। समझ रहे हो। तो mg से ज़्यादा फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट को तो फ्लोट कर जाना पड़ेगा, तो ये हवा में उड़ने लग जाएगा। और F sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगेन हमने जब निकाली थी 60 न्यूटन माइनस ग्रेविटी का 50 न्यूटन, तो आपका आंसर यहाँ पे
5 इंटू ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो हवा में उड़ गया, कोई नहीं बता सकता इसको। ठीक है, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं, अभी लिफ्ट के केसेस पे आते हैं हम लोग। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप बोलते हो कि फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है 10t। 10t का मतलब है कि टाइम के साथ साथ इस फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर मैं 1 सेकंड पे देखता हूँ तो फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू 20 न्यूटन है, और ऑब्वियसली बीच में भी वैरी कर रहा होगा, एक कंटिन्यूस वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसके एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं आ सकता, क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपका 10t इज इक्वल टू 5 इंटू ए जब आप करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्सेलरेशन का वैल्यू 2t। और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो याद रखो कि इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, लेट्स से 5 सेकंड बाद, गिवन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो आप बोलोगे कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, और ए की जगह आपको 2t लिखना पड़ेगा, तो डी वी इज इक्वल टू 2t dt, और फिर आप दोनों तरफ एक इंटीग्रल का साइन बनाओ। आप बोलो कि टाइम 0 से शुरू होकर 5 तक जाएगा, जिसमें वेलोसिटी 0 पे 0 थी, और फाइनली इसकी वैल्यू v5 हो गई थी। तो यहाँ पे आपका v5 का वैल्यू आएगा जो कि आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 का लिमिट्स, जो कि 5 और 0 है। ठीक है, थोड़े से डब्बे सुंदर बना सकता था मैं, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और ये 2 तो कट गया, तो आपके पास यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाता है, जो बताता है कि इसका 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 25 हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो यहाँ से v का फंक्शन निकालो। तो v का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या बनता है, अगर मैं इस पर लिमिट्स नहीं लगाता, अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो dv का इंटीग्रेशन तो v आता, और इस तरफ इंटीग्रेशन आता टी स्क्वायर अपॉन 2, और 2 से 2 कटता तो टी स्क्वायर। तो v की वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आ रही है। ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है कि जब टाइम की वैल्यू को आप 0 रखते हो तो वेलोसिटी कितनी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि आपको 0 दी हुई है, उससे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 है इस पर्टिकुलर केस में। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करोगे और आप बोलोगे कि s डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आपका डी एस का इंटीग्रेशन और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल गिव यू द आंसर। तो 5 सेकंड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, कंसिडरिंग कि ऑब्जेक्ट 0 से चालू हुआ है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एट 5, और ये S5 की वैल्यू आएगी आपकी टी क्यूब अपॉन 3, जो कि 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 125 अपॉन 3, यानी कि कितना होगा ये 41.66 मीटर्स है ना। कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो माफ़ करना। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेरिएबल फोर्सेस पे भी, आगे और भी करेंगे इसमें। अब आ जाते हैं हम एक और स्पेशल केस में, जो कि एलिवेटर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एलिवेटर प्रॉब्लम्स आर सिंपल, और इनको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। दूसरा तरीका लेकिन मैं आपको 2 लेक्चर बाद बताऊंगा, अभी आप इसका पहले बेसिक सीखो। बेसिक ये है कि आपका नॉर्मल फोर्स कुछ ऊपर लग रहा होगा और इस ऑब्जेक्ट पे mg लग रहा होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर एक्सेलरेट करवाना है तो आपको इसका नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा mg से, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर पाता। तो सीधी सी बात है कि अगर आप एक एस्केलेटर पे चढ़ रहे हो या एक एलिवेटर में एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स हो, तो एक बार के लिए आपको पुश नीचे से ऊपर ज़्यादा किया जाएगा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो n माइनस एम जी विल इक्वल टू एम ए। तो बेसिकली नॉर्मल की वैल्यू हो जाती है m इंटू जी प्लस ए, सॉरी m इंटू ब्रैकेट में g प्लस ए। ठीक है, तो जितना आपको एक्सेलेरेट करवाना है ऊपर, उतना इसको नॉर्मल बढ़ाना पड़ेगा। आपको अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी होती, तो यहाँ पे मास 5 kg ले लो, दिया हुआ है, हाँ 5 kg दिया हुआ है, ग्रेविटी खुद 10 से, और 2 मीटर से एक्सेलेरेट और करवाना है तो आपको 60 न्यूटन का नॉर्मल लगाना पड़ता। ठीक है, इस तरीके से आपकी नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जाती है। और अगर ये नीचे जा रहा होता तो नॉर्मल की वैल्यू का क्या होता? तो नीचे जाने के लिए आपको mg को तो देखो कांस्टेंट वैल्यू थी और नॉर्मल उसको बैलेंस कर रहा था। अब अगर मैं नॉर्मल को छोटा कर दूं तो mg इसको नीचे पुल करके ले जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि mg माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू ma, और mg की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही 50 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू अब कुछ कम हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 लिख सकते हो, 5 इंटू 6 30 हो जाता है, तो मैं सीधा इसको 30 कर देता हूँ, और नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 50 माइनस 30 20 न्यूटन। तो इस बार नॉर्मल पूरे ग्रेविटी को बैलेंस करने की जगह खाली 20 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। तो बचा हुआ जो 30 रह गया, जो ग्रेविटी के पास है, देखो 50 में से अगर 20 को बैलेंस कर दिया तो ग्रेविटी के पास जो 30 बचा है वो क्रिएट करेगा 5 kg का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, जो कि इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है। तो इस बार नॉर्मल कम हो गया। आप सोचो कि अगर ये चीज़ फ्री फॉल कर रही होती, ग्रेविटी के केस में नीचे जा रही होती, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आती? चलो नेक्स्ट सिचुएशन है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल नॉर्मल का या वेरिएबल टेंशन की सिचुएशन ली है। क्या मतलब कि ये जो मास है ये खुद एक एल लेंथ का है, उसमें से अगर किसी एक्स पॉइंट पे मैं तुमसे टेंशन पूछ लूँ कि इस ऑब्जेक्ट में खुद भी तो एक टेंशन होगी ना, ये अपने आप को पुल कर रहा है, तो उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे भी देखो इनर्शिया काम करता है,
और वो कुछ ऐसे काम करता है कि आप तो जानते हो कि फोर्स जो है वो इस पूरे मास को ए एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू F/m के तरीके से लिखी जा सकती है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर x वाले पॉइंट पे पूछता हूँ कि टेंशन की वैल्यू कितनी है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर टेंशन कितना है, तो यहाँ पे आपको इस बचे हुए मास को पुल करना है सेम एक्सेलरेशन से इस टेंशन की मदद से। समझ रहे हो? तो रिमेनिंग मास इस टेंशन से पुल होगा, तो आप बोलोगे कि टेंशन विल क्रिएट दैट m डैश जो रिमेनिंग मास है उसका सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन a। तो आप यहाँ पे m डैश इंटू F/m पे आ जाते हो। पर अब बात ये है कि ये m डैश की वैल्यू क्या है, तो m डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो कि अगर x लेंथ वाले का मास m डैश है और l लेंथ वाले का मास m है, तो हम बोल सकते हैं कि m डैश अपॉन m शुड बी इक्वल टू x अपॉन l। सिंपल तरीका है ना, भूलोगे तो नहीं। तो यहाँ पे m डैश की वैल्यू आ जाती है x अपॉन l इंटू m। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो, मान लो m की लेंथ, सॉरी मान लो ये m की वैल्यू जो होती है वो 20 किलो होती, ठीक है। मान लो ये 20 किलो का ऑब्जेक्ट होता और इसकी लेंथ जो होती है वो 10 मीटर ज़्यादा नहीं हो गया, 1 मीटर लंबा होता, ठीक है। और x की जो वैल्यू होती है वो खाली 20 सेंटीमीटर होती या फिर 0.2 मीटर्स। तो आपको पता ही है ना कि अगर 1 मीटर की पूरी लेंथ में 20 kg डिवाइड हो चुका है, तो 20 kg का मास है जो 1 मीटर की लेंथ में है, तो खाली 20 सेंटीमीटर्स जो कि 1/5 ऑफ द टोटल लेंथ है, उसमें इसका भी 1/5 ऑफ द टोटल मास ही जाएगा। तो 20 का 1/5 4 kg, तो 4 kg का मास आ जाएगा। तो ये बात वही है कि x अपॉन l अगर 1/5 है तो मासेस का रेशियो भी वही होगा, तो m डैश जो है वो m अपॉन 5 होगा ऐसे। तो यहाँ पे आपका वही आंसर आ जाता है कि m डैश को आप लिख सकते हो वट एवर द रेशियो ऑफ द लेंथ इज इनटू टोटल मास। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो तो आपका आंसर क्या बनता है, ये बन जाएगा, देखो m कट जाएगा तो आपके पास खाली t इज इक्वल टू x अपॉन l इंटू एफ बचेगा। तो बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी मैं बार बार 4 क्यों लिख रहा हूँ इसको पता नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ जितनी लेंथ थी उसमें वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक्स अमाउंट की लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है वो पूछ लो। तो ये भी आपका तरीका है अगर इसको आप सोच पाओ तो, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा इसको, और ज़्यादा मैं अभी डीप में नहीं लेके जा रहा, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे फिजिक्स समझ में आती है ये सब आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, बेसिक्स को ही कवर करो। अब इस बेसिक्स के केस में मैंने एक एलिवेटर में एक हैवी रोप भी ले ली और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी ले लिया और रोप का मास भी ले लिया और नीचे एक लटके हुए मास भी ले लिया और इनकी लेंथ भी ले ली, तो आपका सारा काम एक साथ होने वाला है। तो अब आप यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, आप बोलोगे कि ये, अच्छा पहले HCV वाला एक होमवर्क देख लो, है ना। तो अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है कि एलिवेटर शोन डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक ए इतना है और अभी पूछा है कि ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो आपको सिंपली नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, वही फोर्स लगा रहा होगा ए बी पे, निकाल लोगे, सिंपल है। चलो ये क्या है, पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द एलिवेटर। अब देखो ये 50 ग्राम का पेंडुलम बॉब एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है जो कि एक मासलेस स्ट्रिंग है। तो ये मासलेस स्ट्रिंग का केस तो तुम कर ही लोगे आफ्टर वी डू दिस। चल तो इस बार मैंने एक हैवी रोप ले लिया और ये हैवी रोप 8 kg की खुद है, 20 सेंटीमीटर की खुद है और अब इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस ब्लॉक के साथ एक्सेलरेशन करवाना है ऊपर। तो तुम्हारा जो ऊपर वाला केस था उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया है। और टेंशन हम निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पे जो कि 5 सेंटीमीटर ऊपर से पड़ रहा है, 20 सेंटीमीटर की ये टोटल है, ठीक है। तो अब कैसे निकालें इस पर टेंशन, दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसके नीचे नीचे का मास निकाल लो। तो आप बोलो कि यहाँ से नीचे नीचे कितना मास पड़ रहा है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर 8 kg की पूरी रॉड 20 सेंटीमीटर की है तो उसका जो 1/4 पार्ट है 5 सेंटीमीटर, वो 8 का भी 1/4 पार्ट होगा, यानी कि 2 kg का ऊपर होगा, 6 kg का सिस्टम नीचे होगा। तो बात वही है कि आपने m डैश अपॉन m इज इक्वल टू एक्स बाई एल लगाया और आपने बोला कि m डैश कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर थी जो कि ये 1/4 आ जाता है, तो टोटल मास का 1/4 हो गया ऊपर वाला हिस्सा जो कि 2 kg हो गया, है ना। तो ये तो आपका एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं करूँगा ऐसे। तो अब आपको पता है कि ये 2 kg ऊपर रह गया और 6 kg नीचे आ गया है। तो अब इस 6 kg को पुल करने के लिए 6 + 5 इधर का बचा हुआ 6 और ये 5, इन 11 kg को पुल करने के लिए इस पॉइंट की टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो आप बोलोगे कि इस टेंशन से आप 11 kg के सिस्टम को एक्सेलरेट करवाओगे ऊपर की तरफ, पर सिर्फ टेंशन नहीं लग रही ना इस पे mg भी लग रहा है। तो टेंशन माइनस 11g इज इक्वल टू 11a और इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 11 इंटू जी प्लस ए, यानी कि 5 + 10 15। तो 11 इंटू 15 आपका आंसर आया टेंशन का, जो कि कितना हो जाएगा 165 kg, 165 न्यूटन्स, ठीक है। ये टेंशन निकालने का एक तरीका। क्या कोई और तरीका था? थोड़ा सा
थोड़ा सा एक अजीब सा तरीका है, बता देता हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज तरीका पता होना चाहिए कि आप ये भी कर सकते थे कि आप इस टॉप पॉइंट की टेंशन पहले निकाल लेते, इसको टी बोल देते हैं। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आप बोलोगे कि टी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पुल 13 kgs। ठीक है, तो 13 kgs पे क्या फोर्सेज है, ऊपर की तरफ टी लग रहा है, नीचे की तरफ 13 × 10 ग्रेविटी लग रही है, और इससे 13 kgs का एक्सेलरेशन हो रहा है 5, राइट। तो आपका यहाँ पे टी का वैल्यू आ जाएगा जो कि आ जाएगा 13 × 15, राइट। तो टी की वैल्यू 15 × 13 हो गई, जो कि हो जाएगा 150 + 45, तो 195। तो 195 न्यूटन का टेंशन जो है वो सबसे टॉप पॉइंट पे। ये क्यों निकाला हमने, ताकि हम उसके जस्ट नीचे आ जाएं। तो उसके जस्ट नीचे एक 2 kg का सिस्टम है जो कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ का है, और इस 2 kg के सिस्टम को भी आपको ऊपर की तरफ 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन दिलाना है। आप जानते हो कि इस पे ऊपर की तरफ तो टी लग ही रहा है, और नीचे की तरफ इस पे लग रहा है एक तो इसका अपना ग्रेविटी, ये भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा इस पे लग रहा है वो टेंशन जो हम निकालना चाहते हैं T1। तो आप बोल सकते हो कि टी -20 - T1 इज इक्वल टू 2 × 5। देखिए, जिस डायरेक्शन में 5 है उस डायरेक्शन में टी है, इन दोनों को पॉजिटिव बोलना ज़रूरी है, बाकी वालों को नेगेटिव बोलना ज़रूरी है। तो तरीका मेरा यही है कि मैं बड़े फोर्स के डायरेक्शन को लेता हूँ और उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होना चाहिए, तो मैं वही अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाता है कि टी की वैल्यू जो कि हमने 195 निकाली थी -20, और ये वाले पोर्शन को भी यहाँ ले आता हूँ तो -10 इज इक्वल टू T1। तो यहाँ पे 195 - 30 आ जाता है 165, जो कि वही वैल्यू है जो हमने अभी वहाँ भी कैलकुलेट करी थी। तो आई एम होपिंग कि यही तरीका छोटा था, है ना, ये तो लंबा पड़ा, तो ये भी है, लेकिन एक तरीका है, आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इस केस में आप इस सिस्टम को नीचे लेके जा रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पर कितना ही पड़ना चाहिए कि आपका, वैसे तो इस बार टी भी चेंज हो जाएगा, तो आप ये मत सोचना कि उसी तरीके से वापस चले, पर इस बार आप ये बोल सकते हो कि इस बार ग्रेविटी ज़्यादा भारी होगा। तो 11 kgs का जो ग्रेविटी का फोर्स है उसमें से ये टेंशन माइनस होगी, इसको मैं T2 बोलता हूँ इस बार। तो ये जो बचा हुआ 11 kg है, 11 कैसे वो तो बताइए ना, इधर 6 और इधर 5, ये 2 ऊपर रह जाता है। तो अब जो 11 kg है वो नीचे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है 5 से, तो आपका T2 का वैल्यू जो है वो आ जाता है 11 × 5, जो कि हो जाता है 55 न्यूटन। तो इस बार ये टेंशन भी कम हो गई, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेविटी से कम होगी टेंशन, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ किया है इस बड़े सुंदर से क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 32 न्यूटन एक तरफ लग रहा है और 20 न्यूटन दूसरी तरफ लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने दिया है ताकि तुम लोग जाके टैली कर सको इनको और इनके आंसर्स देख सको। अब ये 32 न्यूटन अगर इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पे 32 यहाँ है और इस पॉइंट पे 20 यहाँ है, तो इस सिस्टम में एक पूरी टेंशन क्रिएट हो रखी है, और वो टेंशन की वैल्यू कितनी है वो सोचने में मज़ा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सिस्टम पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो 32 - 20 इज इक्वल टू 12, तो ये सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट भी कर रहा होगा 12 न्यूटन्स के फोर्सेस की वजह से। तो उस वजह से इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो 3 kg का मास है तो 12 न्यूटन का फोर्स जो है वो 3 × एक्सेलेरेशन ए, तो आपके एक्सेलेरेशन की वैल्यू 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पे 32 का 12 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो तो इसको एक्सेलेरेट करा रहा है सिस्टम को, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को देखो और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो और इसका आंसर बुक में से टैली करो, और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि आपको मास को आपको कौन से फोर्स को टेंशन मेंटेन करना है, क्या आपको टेंशन लेना है, और किस पार्ट को आपको मास इनटू एक्सेलरेशन से सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, इसको भी मैं छोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। ए क्लास टाइप का क्वेश्चन जो कि टेंशन और मास का ही है। इसमें हमारे पास होता है एक छोटा सा मोंकी, और मोंकी का काम है मोंकी गिरी करना। मोंकी विल ट्राई टू क्लाइम द रोप। अब ये जिस भी एक्सेलरेशन से रोप को क्लाइम करेगा वो एक्सेलरेशन इस रोप की टेंशन को बढ़ा देगी। देखो सीधी सी बात है, इस बार रोप भी मूव नहीं कर रही पर मास फिर भी ऊपर चढ़ रहा है। कैसे चढ़ रहा होगा, तो मास खुद को एवरी टाइम हम इस रोप को नीचे पुल करते हैं तो बदले में ये रोप हमको ऊपर पुल करती है, और फिर हम अपनी बॉडी की बाकी मसल्स को यूज़ करके खुद राइज कर जाते हैं। तो हर बार आप एक एक हाथ या कोई भी मंकी एक एक हाथ ऊपर रखता है तो वो बेसिकली रोप को नीचे पुल कर रहा है और बदले में जो रिएक्शन है उससे वो ऊपर जा रहा है। तो अगर ये कोई भी मास कोई भी एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहे, लेट्स से यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर, 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर ही ले लो, तो इस बार इसको जो टेंशन लग रही होगी वो ज़्यादा होगी mg से। तो इस पे ऊपर वाली जो टेंशन है -mg जो है उसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन की बन जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू m(g + a)। अगेन वही हो गया जैसा एलिवेटर के केस में होता है, और मंकी का मास 50 है, ग्रेविटी 10 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो आपका आंसर यहाँ पे 12 × 5 60, तो 600 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, जबकि इस पर ग्रेविटी 500 न्यूटन है, तो वो जो एक्स्ट्रा 100 न्यूटन है वो उसको एक्सेलरेशन दे रहा है। सिमिलरली अगर ये मंकी यहाँ पे टेंशन को ग्रेविटी से कम कर देता तो ये ग्रेविटी से नीचे जाना शुरू हो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाता, और अगर ये टेंशन को बिल्कुल जीरो कर देता तो ये पूरा ही फ्री फॉल कर रहा होता ग्रेविटी के केस में, है ना। इस पे भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एच सी वर्मा जी के, जो क्वेश्चन कहता है कि ये जो दो बंदर हैं
उनमें से एक बंदर की पूंछ कहाँ गया इफ़ ए कैन टॉलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल, तो ये रस्सी जो है ये 30 न्यूटन से ज़्यादा का टेंशन नहीं खानी चाहिए। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट, तो ये मंकी इसके साथ चिपका है, उससे वो गिर ना जाए, तो उसके लिए यहाँ पे इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सिंपली इतना सोचो कि ये जो बी वाला मंकी है ना, इसका मास है यहाँ पे 2 kg, ठीक है। तो ये 2 kg का मास है और यहाँ पे ये क्लाइंब अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लाइंब अप करने के लिए इसको टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस 2 kg के मास को सिर्फ बैलेंस ही करना होता तो 2 × 10 20 न्यूटन ही लगता, तो रेस्ट पे रहने पे तो ये पूंछ नहीं टूटती, पर जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे इसका टेंशन बढ़ेगा, T = m/g+a होगा, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू में एक लिमिट आ जाएगी, क्योंकि इस टेंशन की वैल्यू पे एक लिमिट है। और वही आपको निकालने को पूछा होगा, बस नहीं, आपको तो फोर्स पूछा है, तो आप तो यहाँ वाला फोर्स निकालोगे, जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो फिर तुम दोनों मासेस के लिए उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, ये तो मैंने बेयर मिनिमम निकाले हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा एक बार के लिए बेसिक्स कवर हो जाए, पर सारे क्वेश्चन एचसीवी के बहुत अच्छे हैं, और व्हाट बेटर दैन दिस जनरल बुक टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। आज की क्लास हम खत्म कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।